आज तक जितनी भी स्टोरी हमने आपको सुनाई है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड हो या किसी डाकू की, यूं तो ये सभी बेहद नामी रहे, लेकिन आज जिसकी स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं वो अंडरवर्ल्ड का दानव था। कहते हैं अंडरवर्ल्ड में जितने भी क्रूर कर्मी रहे हैं उनमें इसका मुकाबला करने का दम किसी में नहीं था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये अकेला किरदार ऐसा था कि कहानी किस्सों में किसी ने इतनी हैवानियत नहीं सुनी होगी जितनी ये लोगों के साथ किया करता था। जेल में जहां एक से बढ़कर एक कैदी रहता है, वहां कैदियों ने भी भयभीत होकर इसके साथ रहने से मना कर दिया था। 4-5 पुलिस वाले अगर इसे कहीं देख लेते थे तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस अकेले से भिड़ जाएं। कहते हैं ये लोगों को मारकर उनका खून और मांस दाल भात में मिलाकर खा जाया करता था। यहां तक कि इसे शांत रखने के लिए पुलिस वाले खुद उसे जेल में मांस खिलाया करते थे। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज जिसकी स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं उसके कई नाम हैं। यह शख्स है काकुल वारापू वेंकट रेड्डी उर्फ वेंकटेश बग्गा रेड्डी उर्फ बग्गा रेड्डी उर्फ माइकल फर्नांडो और उर्फ अजीज रेड्डी। अंडरवर्ल्ड का इकलौता चलता फिरता दैत्य राक्षस, खून पीने वाला पिशाच। ये राजन गिरोह का सुपारी किलर था। 20 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम देने वाला बाबा रेड्डी आखिर राजन गैंग से जुड़ा कैसे, चलिए आपको बताते हैं। कहानी को आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बारे में अंडरवर्ल्ड में यह कहा जाता है कि इस नाम के 2 किरदार थे। अब पता नहीं ये कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन इस अजीज के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो नालगोंडा जिले के मर्रीगुडम मंडल के थिरिगंडलपल्ली गांव का मूल निवासी था। जब उसके पिता की मौत हो गई तो वह मुर्शिदाबाद चला गया। वहां पारसी गट्टा में रहा और 9वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद ही पैसे कमाने की लत लग गई। शुरुआत में मुर्शिदाबाद में वह ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग करके आजीविका चलाने लगा। उसके जानने वाले ये भी बताते हैं कि मुर्शिदाबाद ITI से उसने पढ़ाई की थी, लेकिन मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जो इसके नाम का अंडरवर्ल्ड में दूसरा आदमी था, ये ITI वाली बात उसके बारे में हो। खैर, पढ़ाई के दौरान ही उसकी दोस्ती कुछ लोगों से हुई थी जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, और ये लोग थे मोहम्मद नसीर उर्फ अत्तू, मोहम्मद आसिफ और अब्दुल रहीम। उनके साथ मिलकर वो उठपटांग हरकतें करता था। आपने वो कहावत सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। अब इन लोगों के साथ रहकर रेड्डी ने अपना धर्म बदल लिया और मुस्लिम बनकर अपना नया नाम रखा अब्दुल अजीज। 1990 के दंगों के दौरान वो अपने दोस्तों के साथ शामिल हुआ और 20 फरवरी 1990 को उसने इंदिरा नगर में एक हत्या की। मुर्शिदाबाद थाने में इसके कारण उसके खिलाफ टाडा के तहत मामला भी दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत हासिल करके वह मोहम्मद फारूक के नकली पासपोर्ट से सऊदी चला गया। 3 महीने वहां बिताकर वापस हैदराबाद लौटा। यहां उसने फिर अवैध कारनामे जारी कर दिए। एक दिन उस पर मुंबई के होटल मालिक हाजी भाई की निगाह पड़ी। शक्ल सूरत से ही क्रूर कर्मा दिखने वाला रेड्डी को वो 1989 में बतौर अंगरक्षक अपने साथ मुंबई ले आया। मुलुंड के एक बियर बार में उसे हाजी भाई ने नौकरी पर लगा दिया। पता चलता है कि रेड्डी शिवसेना के एक मजबूत नेता गुरुनाथ कोद का अंगरक्षक भी बना। इसके बाद तो बियर बारों में ही काम करना रेड्डी की नियति बन गई थी। उस समय वो चैम्बूर के एक बार में काम करता था कि उसकी मुलाकात डिंपल दादा से हुई। डिंपल दादा को लगा कि ये लड़का बड़े काम का है। वो अपराधी सरगना उसकी भीम काय और भयावह काया से इतना प्रभावित हुआ कि अब तक गुंडों की खातिरदारी और मुजरों में झुके रहने वाले रेड्डी का सिर और कमर अब तन चुकी थी। आखिरकार वो भी अब भाई बन चुका था। यह अंधियाले संसार में रेड्डी का प्रवेश द्वार बना। डिंपल गिरोह ने उसे पहला काम सौंपा। उसे एक बड़े उद्योगपति के बेटे का अपहरण बांद्रा स्थित स्कूल से करना था। अब इस काम के लिए उसकी मजदूरी तय की गई 1 लाख रुपए, क्योंकि अपहरण के बाद फिरौती से भारी भरकम रकम की वसूली का सपना डिंपल दादा ने संजो रखा था। अब ये पैसा उसे काम पूरा होने के बाद मिलने वाला था। अपराध कर्म से कोसों दूर रेड्डी नहीं जानता था कि अपहरण कैसे करना है, लिहाजा इस काम में वो असफल रहा। उसकी योजना पूरी तरीके से फेल हो गई और रेड्डी यहाँ पूरी तरीके से डर गया। अब पुलिस के डर से वो हैदराबाद भाग गया। कुछ समय तक अज्ञातवास में रहा और मुंबई पुलिस का इसके बाद दावा रहा है कि 1992-93 के जब जातीय दंगे हुए थे तो रेड्डी ने
हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोगों को मारा था, और जितने लोगों को उसने तब मारा था उससे कहीं को ज़्यादा उसने बुरी तरीके से घायल किया था। अब दंगे के कारण वो हैदराबाद में गिरफ्तार हुआ। सितंबर 93 में रेड्डी जमानत पर रिहा हो गया। जब यहाँ भी उसकी दाल न गली तो वो फिर से मुंबई आता है, और रेड्डी को मुंबई आने के बाद पैसों की ज़रूरत थी। अब क्योंकि उसने बार में ही काम कर रखा था तो वो डांस बार के अलावा कुछ जानता नहीं था, तो उसने बियर बारों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तभी उसको मौका मिला मुलुंड के चांदनी बार में के मालिक धनंजय सेट्टी का अंगरक्षक बनने का। कहते हैं कि इस बियर बार में रोज़ाना छोटा राजन के गिरोह के काफ़ी गुर्गे यहाँ पर जमघट लगाते थे। रोज़ रात को उनका आना जाना लगा रहता था। अब नाना कंपनी का संजय घाटी और वीजू सेट्टी भी वहाँ नियमित आते थे। अब यहीं से संजय घाटी से इसकी मुलाकात होती है, और छोटा राजन गिरोह का जो कि संजय घाटी काफ़ी नामी सुपारी हत्यारा था, अब वो पहली ही मुलाकात में उससे समझ गया कि बाकी लोगों से अलग है, और उसने उसे अपना गुर्गा बनाने में देरी नहीं की। अब देखते ही देखते रेड्डी भी जल्दी ही इस गिरोह का सबसे खास सदस्य हो गया, और वो समय भी जल्द आ गया जब पुलिस ने उसे पहली बार असल तरीके से अंडरवर्ल्ड में रहते हुए गिरफ्तार किया 1998 में। और इसने इस समय तक 17 हत्याएं कर चुका था, जिसको इसने पुलिस में स्वीकारा भी, और वो 3 सालों तक ऑर्थर रोड जेल में रहा। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा मानती है कि 20 से अधिक हत्याओं में रेड्डी का हाथ था, और वो मानते हैं कि रेड्डी के खिलाफ कम से कम 6 मामले में इतने पक्के सबूत थे कि जिनमें उन्हें पक्के तौर पर सजा मिल सकती थी। रेड्डी के खिलाफ काशी मीरा में बिल्डर पटेल बंधुओं में से एक अजमत पटेल की हत्या का आरोप भी था। मंचेकर गिरोह के हफ्ताखोर और वाडिया अस्पताल के वार्ड बॉय अशोक परदेसी की ठाणे में, स्कैंडल शूज के मालिक प्रबंधक निदेशक हाजी कपाड़िया की बांद्रा में, शिवसेना नेता मनोहर झिंगाड़े की लोअर परेल में, छोटा शकील के फौजदार बाबू दाहड़ी की परेल में, और एक कॉलेज छात्र भूषण पाटिल की ठाणे में। इसके साथ साथ राजनीतिक परशुराम चौहान की वडाला में। इन हत्याओं के लिए भी रेड्डी के खिलाफ पक्के सबूत होने का दावा पुलिस करती रही है, लेकिन सन 2001 में वह जमानत पर रिहा हुआ और यहाँ से हैदराबाद चला गया, और अपने पुराने दोस्त फारूक से नकली पासपोर्ट हासिल किया। उसने कोलकाता जाकर बैंकॉक की उड़ान पकड़ी और वहीं से नाना कंपनी के लिए काम करने लगा। वहाँ से कुछ समय के लिए वह कंबोडिया गया, और यहाँ से सिंगापुर में उसने माइकल फर्नांडो नाम का नकली पासपोर्ट हासिल किया। इस पासपोर्ट पर उसने इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस के अलावा बहुत से यूरोपीय देशों में जाकर भी पनाह ली। वो इंडोनेशिया के बथान शहर में स्थित नाना कंपनी की मैंड्रैक्स बनाने वाली एक गोपनीय कारखाने की देखभाल करने लगा था। कहा जाता है कि रेड्डी की संतोष शेट्टी से भी दोस्ती थी, और संतोष के साथ मिलकर जकार्ता में उसने इंडियन मंत्रा नामक एक होटल बनाया था, जिसमें उनके 20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसी दौरान वह हैदराबाद के कारोबारियों से हफ्ता वसूली भी करता था। उसने सुरेश अग्रवाल से 5 लाख और राजू से 10 लाख रुपए का हफ्ता भी वसूला था, और ये दोनों क्रिकेट बुकी थे। गोलकुंडा सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी एक, उसके जो मालिक हैं उसके द्वारा भी उसने 7 लाख रुपए की हफ्ता वसूली की थी। हैदराबाद पुलिस जानकारी देती है रेड्डी जब जकार्ता में था तो उसी दौरान संतोष शेट्टी के साथ मिलकर बैंकॉक के गिरोह सरगना और हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर यान से 70 हथियारों की एक खेप खरीदी थी। इसमें से 50 हथियार तो नाना कंपनी के लिए थे, जबकि 20 संतोष ने अपने गिरोह के लिए रख रखे थे। अब नाना कंपनी और संतोष के बीच पैसों के बंटवारे और लेन देन को लेकर कुछ मनमुटाव हुए, तो रेड्डी ने बैंकॉक छोड़ना उचित समझा और उसने भारत का रुख कर लिया। भारत आने के बाद कैसे उसने अनेक हत्याओं को अंजाम दिया, लड़की के प्यार में धर्म परिवर्तन और फिर एक दिन एक मुठभेड़ में ढेर होना, यह सब आपको बताएंगे इसके अगले पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही, इसका दूसरा पार्ट जल्द से जल्द आपके सामने लेकर लौटेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।